लेक्चर 8। लास्ट क्लास में हमने कंडक्टर्स कर लिया था। कंडक्टर्स हम कर चुके थे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे लाइन इंसुलेटर्स। ठीक। ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर का काम क्या है? अब जैसे देखें तो हम इसको दो 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 पर्पज इसके बताते हैं। हमारे पास मान लीजिए टावर है। टावर ग्राउंड से कनेक्टेड है। गुड मॉर्निंग वी सर। हैव गुड मॉर्निंग। सर ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज है। ठीक। टावर ग्राउंड से कनेक्टेड है, राइट। तो टावर को भी एक्चुअली ग्राउंड ही बोलते हैं हम लोग, ग्राउंडेड बोलते हैं उसको हम लोग। अब ये है लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर का वोल्टेज हाई है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इंसुलेटर। बहुत सारे इंसुलेटर। और ऐसे यहाँ पे फिर कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टर को। ऐसे ही और भी कंडक्टर हैं, लाइन कंडक्टर्स। थ्री फेज लाइन अलग अलग वोल्टेज लेवल पे है। सही। ठीक। तो इंसुलेटर का पर्पस क्या है? लाइन कंडक्टर को लाइन कंडक्टर से आइसोलेट रखना। ठीक। उनके बीच में इंसुलेशन, प्लस इस लाइन कंडक्टर को ग्राउंडेड पार्ट या ग्राउंड से इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट विथ लाइन इंसुलेटर। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ऑफ लाइन इंसुलेटर्स। पहला पर्पस, टू प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन लाइन कंडक्टर्स। लाइन कंडक्टर्स के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। सेकेंड वन, प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन लाइन कंडक्टर एंड ग्राउंड। लाइन कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ये पर्पस है लाइन इंसुलेटर का। ठीक। दूसरा, नोट कर रहे हैं साथ में आप लोग? पॉइंट पॉइंट है खाली उसमें थ्योरी, तो ये जी सारे सर। एमसीक्यू हैं। ठीक। लाइन इंसुलेटर के दो पर्पस है। लेक्चर नंबर 8। इंसुलेशन बिटवीन, दो लाइन के बीच में इंसुलेशन, लाइन और न्यूट्रल, लाइन और ग्राउंड के बीच में इंसुलेशन। नाउ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड। क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए इसमें? किस्मत से हम लोग मटेरियल कर चुके हैं। ठीक। एक इंसुलेटर में क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है? इट शुड हैव हाई परमिटिविटी। हाई परमिटिविटी मीन्स अच्छा इंसुलेटर, यस और नो, ए गुड इलेक्ट्रिक। जी सर। सेकेंड, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक। आप देखेंगे तो ये वायर जो जाते हैं ना ट्रांसमिशन लाइन में, ये पतले वायर नहीं, बहुत मोटे बहुत हैवी वायर्स होते हैं।
और ये 100 से 200 मीटर का स्पैन होता है, 100 नॉर्मल, 100 मीटर टू 200 मीटर। इस वायर का वेट, ये जो येलो हाईलाइटेड वायर है, लगभग लगभग कितना होगा, कोई गेस कर सकता है? सर आपने कल बताया था 100 to 150 केजी कुछ ऐसा बता दिए थे क्या? अच्छा ठीक, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मुझे लगा दूसरे क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, हाई रेजिस्टेंस and should not be affected by टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाए। एंड लीकेज करंट शुड बी लेस। लीकेज करंट या सरफेस करंट भी कह सकते हैं इसको। सरफेस करंट कम होनी चाहिए। सरफेस करंट कब कम होगी? सरफेस ऑफ इंसुलेटर should be smooth so that dust and ionic molecules do not deposit on it। सरफेस हमेशा बहुत स्मूथ होना चाहिए कि उस पर कुछ डिपॉजिट ना हो पाए। ठीक, स्मूथ स्लिपरी टाइप का। एंड इट शुड नॉट बी पोरस। पोरस का साइन POROUS। should not be porous so that there is no moisture absorption। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। कितना है क्या बोल रहे हैं आप? Not much. आगे चले। हाँ, अदर प्रॉपर्टीज आर पंक्चर एंड और फ्लैश मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना तो बोले? आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं? जी सर। कोई फिक्स डेटा नहीं है इसमें कितना होना चाहिए। कल आप बताए बोल रहे थे तो मालूम नहीं चला। नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया। तो तो डिपेंड करेगा ना, टावर बोल रहे थे। कितना बड़ा है, पोल पे भी वही इंसुलेटर लगते हैं, कंडक्टर कितना बड़ा है। कोई फिक्स डेटा तो ना है ना बोल सकते हैं हम लोग इसमें। हम लोग मैकेनिकल डिजाइन जरूर कर रहे हैं लेकिन पूरा मैकेनिकल कंसिडरेशन नहीं पढ़ना है आपको। टावर का डिजाइन, कंडक्टर्स को बिछाने का डिजाइन अपने आप में एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। जेई एग्जाम इज डेटा बेस्ड पॉलिटेक्निक लेवल एग्जाम, तो हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है मेरे ख्याल से। कोई ऐसा डेटा नहीं है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पंक्चर एंड फ्लैश ओवर, ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन। ना, पंक्चर क्या होता है? पंक्चर इज द permanent breakdown of
insulator due to high voltage. उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ऊपर अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो पंचर हो जाता है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में करंट passes through the body of insulator. इस प्रोसेस में इंसुलेटर की बॉडी से करंट पास करती है. क्लियर? और परमानेंट डैमेज है. एंड आफ्टर पंक्चर it is not usable. यूज के लायक नहीं बचता है. नाउ सेकेंड इज फ्लैश ओवर. एट हायर वोल्टेज, if ionic molecules are present on the surface of insulator, अगर इंसुलेटर के सरफेस पे आयनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मान लीजिए ये हमारा इंसुलेटर है, ये शेप होता है उसका. ठीक, एक कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ पे. डस्ट या कुछ भी करके यहाँ पे सपोज करिए कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं सरफेस पे, और ये मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड हैं. ठीक, तो चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तरफ फ्लो करता है. अगर वोल्टेज लेवल सफिशिएंटली हाई हो जाए, इनके बीच का वोल्टेज लेवल सफिशिएंटली हाई हो जाए, तो बॉडी से ना सही सरफेस से करंट पास कर सकती है. एक बार करंट पास करेगी तो ये आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रांसफर हो गए, आयंस खत्म हो जाएंगे. आयंस खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस पुरानी वाली कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी. तो इसको हम टेम्परेरी ब्रेकडाउन भी कहते हैं. ठीक, हाई वोल्टेज पे अगर आयनिक मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इंसुलेटर सरफेस पे, आयनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? मे बी डस्ट पार्टिकल्स, मॉइस्चर एटसेट्रा, और कुछ भी हो सकता है. रैंडमली एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ है हमारे पास. ठीक, हाँ, they conduct current on the surface, through नहीं, on the surface. And after current flow, charge from the surface is removed. करंट फ्लो के बाद सरफेस से चार्ज रिमूव हो जाता है. आफ्टर करंट फ्लो, चार्ज फ्रॉम द सरफेस इज रिमूव्ड. ठीक, सरफेस से चार्ज रिमूव हो जाएगा एंड प्रीवियस या स्टेबल condition is again achieved. वापस से स्टेबल कंडीशन आ जाएगी. ठीक, hence it is a temporary breakdown. ये एक टेम्परेरी ब्रेकडाउन है, इज अ टेम्परेरी ब्रेकडाउन एंड सिस्टम recovers by itself. इसको आप टेम्परेरी फॉल्ट भी कह सकते हैं.
पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है, फॉल्ट एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जनरल कंसेप्ट है, जान लीजिए। फॉल्ट दो तरह का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। ऐसा कोई भी फॉल्ट जो अपने आप रिकवर हो जाता है, ठीक। सिस्टम, पावर सिस्टम काम कर रहा है, जनरेशन पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है, फिर आपके घर तक पहुंच रही है, बीच बीच में बड़े लोड्स भी हैं, ठीक। अब इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एबनॉर्मल ऑपरेशन होगा, अगर एनी एबनॉर्मल कंडीशन विल बी कंसिडर एज फॉल्ट। बात समझ रहे हैं? जी सर। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन फॉल्ट कहलाएगा, ठीक। फॉल्ट दो तरह का होगा, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज टेम्परेरी फॉल्ट, अदर वन इज परमानेंट फॉल्ट। टेम्परेरी फॉल्ट क्या होते हैं? जिनसे सिस्टम खुद ही अपने आप को रिकवर कर लेता है थोड़ी देर में, ठीक। द टाइम पीरियड इज 30 मिनट्स, ड्यूटी साइकिल ऑफ पावर सिस्टम, स्मॉल ड्यूटी साइकिल ऑफ पावर। 30 मिनट के अंदर अंदर सिस्टम अपने आप को पूरी तरह रिकवर कर लेता है उस फॉल्ट से। ऐसे फॉल्ट जिनसे सिस्टम खुद अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता, उनको परमानेंट फॉल्ट कहते हैं। और परमानेंट फॉल्ट बाय मैनुअल फोर्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। जेई जूनियर इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक। आप एग्जांपल बताइए जरा मुझे टेम्पररी फॉल्ट का। कोई एग्जांपल सोच के बताइए, टेम्पररी फॉल्ट्स। जी, लाइटनिंग। लाइटनिंग ट्रांजिएंट, स्विचिंग ट्रांजिएंट, सडनली स्विच ऑन ऑफ कर दिए, वोल्टेज वेरी कर जाता है, जितना सिस्टम का वोल्टेज होना चाहिए उससे बढ़ जाता है, घट जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक। तो स्विचिंग ट्रांजिएंट, बहुत ज्यादा लोड सडनली ऑन या ऑफ हो जाए तो ट्रांजिएंट आ जाता है सिस्टम में, एबनॉर्मल हाई कंडीशन आती है वोल्टेज की। स्विचिंग ट्रांजिएंट, लाइटनिंग ट्रांजिएंट, फ्लैश ओवर ऑकरिंग इन इंसुलेटर, ये तीन जो हैं कॉमन एग्जाम्पल हैं टेम्पररी फॉल्ट के। और सिस्टम 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा पावर सिस्टम अपने आप को रिकवर कर लेता है, सारे पार्ट्स वापस अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परमानेंट फॉल्ट? सर आप क्या पूछ रहे हैं सर? एडवांटेजेस पूछ रहे एडवांटेजेस या टाइप्स बता दीजिए, टाइप्स ऑफ परमानेंट फॉल्ट, थे? एग्जाम्पल लाइन ऑफ टू लाइन फॉल्ट। हाँ, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या किसी कंपोनेंट का खराब हो जाना, ट्रांसफार्मर का खराब हो जाना, ठीक। अब क्योंकि हम लोग केवल ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर तक नहीं जाएंगे, लाइन के बीच में आपस में फॉल्ट लगा तो वो सारे परमानेंट फॉल्ट आएंगे, ठीक। नाउ इंसुलेटर के केस में दो फॉल्ट है, एक है फ्लैश ओवर, एक है पंचर। आप क्या चाहते हैं, फ्लैश ओवर पहले हो या पंचर पहले हो? फ्लैश ओवर। प्लस फ्लैश प्लस ओवर होने से होगा क्या? फ्लैश ओवर पहले होना चाहिए। यस सर। ऑल इंसुलेटर्स are designed such that their puncture voltage is higher। किसका से साउंड आ रहा है? All insulators are designed such that their puncture voltage is higher than flashover voltage, and next line मिल लीजिए, their ratio is called factor of
safety of insulator. And so in the formula, it can be written as factor of safety of insulator is puncture voltage upon flashover voltage. सेफ्टी फैक्टर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? भाई होना पड़ेगा क्या सर? हाई होना चाहिए. ठीक. So theoretically it should be as high as possible. पंचर होने से पहले कई सारे फ्लैश ओवर हो जाएं. ठीक. Slides And not practically this factor is around 6 times होता है लगभग लगभग करीब. नोट करके बताइए जरा. सर जी. सर ये मेजरमेंट क्लासेस हो रही है? मेजरमेंट खत्म हो गया ना? खत्म हो गया? हाँ. सर वो उस ग्रुप में बोलता हूँ, वो ये क्या बोलता हूँ उसमें, जो क्लासरूम है एफ, हाँ. उसमें नहीं है शायद से. क्या बात कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट बाय रविंद्र सर है. ठीक है. सर वो लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? फैक्टर इज अराउंड 6. ये इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली लगभग लगभग 6 के आसपास होती है इस रेशियो. ओके. हो गया? जी सर हो गया. ना नोट में ही एक और नोट लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए. जितने भी इंसुलेटर यूज होते हैं, ठीक, उसमें एक और कॉमन पॉइंट होता है. ठीक. जितने भी इंसुलेटर ओवरहेड लाइन में लगेंगे उसमें एक और कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन. तो ये जो डिजाइन होता है, ऐसा होता है कि मान लीजिए इसमें पानी गिरा, बारिश के पानी, रेन ड्रॉप्स, तो यहाँ पे बारिश पानी रुक नहीं सकता. ये धीरे धीरे अपने आप जाकर के यहाँ से गिर जाएगा. दिस शेप इज कॉल्ड रेन शील्ड. ठीक. कंडक्टर इस रेन शील्ड से शील्डेड होता है. जब तक इंसुलेटर है कहीं से भी पानी यहाँ तक नहीं आ सकता. लाइन कंडक्टर पे, लाइन कंडक्टर हमेशा नीचे लगते हैं. देखिए ऊपर क्या है, कंडक्टर है लेकिन वो ग्राउंडेड है. उस पे पानी गिरे, कुछ भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे चला जाएगा. ये लाइन कंडक्टर है, इस पे इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. तो ये जो इंसुलेटर लगे हैं इसके नीचे है लाइन कंडक्टर. लाइन कंडक्टर ये है, इट इज ग्राउंडेड पार्ट. इस तक पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो फ्लैश ओवर हो जाएगा यहाँ से. ठीक. अनदर कॉमन पॉइंट, a common point in all overhead line insulators. Common point in all overhead line insulator is that the protection from rain. We call it
रेन शील्ड्स। ठीक, तो डिजाइन कुछ ऐसा होता है आपका। ग्राउंडेड कंडक्टर, this is ground conductor, this is line conductor, and this is rain shield design। क्लियर? जी सर। आगे चले ना। मटेरियल यूज्ड, so based on above requirements, insulator can be made by, एक रिक्वायरमेंट क्या? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई परमिटिविटी, हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर चाहिए। इन सब के साथ क्या मटेरियल यूज करेंगे? तो मटेरियल यूज्ड आर, पहला यूज होता है पोर्सिलिन। इसका स्पेलिंग का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पोर्सिलिन स्पेलिंग चेक करिए जरा, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Correct, sir. ऑप्शन बी इज टफेंड ग्लास। टफेंड ग्लास, ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आप टफ बना सकते हैं, इवन बुलेट प्रूफ तक बना सकते हैं। मेटल्स बुलेट प्रूफ नहीं बन पाते। इज पॉलीमर टाइप insulator and also known as GPOL. POL stands for polymer, G stands for General Electric। कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक वही कंपनी है एडिशन वाली जिसके पास राइट्स हैं सारे बल्ब बनाने के। इनकैंडेसेंट लैंप आज भी केवल यही बना सकती है, या कोई और बनाता है तो इससे पेटेंट लेना पड़ता है। एक पोर्सिलीन, अब इसमें कुछ भी बहुत सारी कहानी है। जितने आपने नॉर्मल इंसुलेटर्स देखे हैं ना, पोल पे लगे हुए देखे होंगे, ट्रांसमिशन लाइन में लगे हुए देखे होंगे, बात करिए प्लीज। पोल्स पे इंसुलेटर देखे हैं आपने? जी सर। जी सर। कौन कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है Brown. ब्राउन कलर, डार्क रेड ब्राउन इस टाइप का होता है। ठीक, वो पॉलिश होती है उसकी, वो बनता है पोर्सिलीन सीमेंट से, सीमेंटेड होता है, पोर्सिलीन से बनता है। ऊपर जो है ब्राउन कलर की पॉलिश करते हैं। जितने ब्राउन कलर वाले इंसुलेटर दिखेंगे वो सारे पोर्सिलीन वाले हैं। मेरे ख्याल से सारे आपने उसी कलर के देखे होंगे। Yes. सर सफेद भी देखा है, व्हाइट कलर। व्हाइट वाला जो होता है वो टफ एंड ग्लास होता है, व्हाइट नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है। वो बड़ी लाइन में ही लगेगा। जनरली छोटे इंसुलेटर ग्लास और पॉलीमर के नहीं बनाए जाते हैं। तो दिस ऑर्डर
is increasing order of dielectric strength mechanical strength and cost। तो सबसे हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कौन से इंसुलेटर की होती है? Polymer. पॉलीमर। पॉलीमर की। सबसे हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी होती है? Polymer. पॉली। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका होता है? पॉलीमर। सबसे कम कॉस्ट किसका होता है? Porcelain. पोर्सिलिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कॉस्ट। इसीलिए आपको हर जगह पोर्सिलिन दिखाई देता है। हालांकि इंडिया में चीजें लिखी नहीं जाती हैं, अनसेड, हिडन ट्रूथ है ये। कॉस्ट के आगे हर चीज कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अभी भी जब इंडिया में हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं, अगर मेंशन नहीं किया है कौन सा इंसुलेटर है, तो उसको पोर्सिलिन मान लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड insulator material in transmission line कौन है वो? इट इज पोर्सिलिन। पोर्सिलिन है क्या? इट इज अ सीमेंटेड मटेरियल। एक तरह के सीमेंट से बनता है, केमिकल ट्रीटमेंट करके। इट इज अ सीमेंटेड मटेरियल and polished and painted for smooth surface। स्मूथ सरफेस के लिए इसको पॉलिश, फिर उसके ऊपर पेंट किया जाता है। किसी भी कलर से कर सकते हैं, कॉमनली एक कलर फिक्स कर लिया है हमने, उसी से करते हैं। ठीक। जबकि ग्लास को और पॉलीमर्स को पेंटिंग वेंटिंग की जरूरत नहीं, इनका सरफेस ऑटोमेटिक स्मूथ होता है, बहुत स्मूथ होता है, उतना स्मूथ जितना पेंट से भी नहीं हो पाएगा। Okay, sir. ठीक। नाउ तो बस स्लाइड काउंट कर लो। नोट करके बताइए। हो गया सर। Now, then based on application, based on material आप क्लासिफाई कर सकते हैं ना। based on application there are 4 types of insulators। पहला है पिन टाइप इंसुलेटर, शेकल टाइप insulator, this is suspension type insulator, fourth one is strain type insulator। Okay. This one is distribution class insulators। Suspension and strain type are also known as disc type
इंसुलेटर्स नोट कर लीजिए, अब एक एक करके इसको देखना है। सर वो डिस्ट्रीब्यूशन क्लास है, क्लास है ना? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होते हैं। पिन टाइप और शक्ल टाइप इंसुलेटर टावर पे नहीं लगते, पोल पे लगते हैं। सर हो गया। हो गया, एक सेकंड रुकिए, मुझे डायग्राम इंसर्ट करने दीजिए। फर्स्ट हेडिंग है पिन टाइप इंसुलेटर। एक सेकंड, हेलो, मेरा ऑर्डर है, एक मिनट प्लीज होल्ड करिए। कहाँ पे? आप आ गए लोकेशन पे? एक मिनट रुकिए बेटा, प्लीज एक मिनट होल्ड करिए, मैं आपको डायग्राम। आप लोग तब तक ये डायग्राम बना लीजिए।
मेरा एक ऑर्डर है पता नहीं। They are used on poles, ये टावर पे नहीं लगते हैं। ठीक, अब इसका जो बेस होता है, बेस इज अ स्टील पिन, इसलिए इसको पिन टाइप इंसुलेटर कहा जाता है। ये पिन है स्टील की। ठीक, स्क्रू से ये अंदर तक जाती है, टाइट होती है। ठीक, उसके बाद ये इधर बाहर आ जाएगी बेस में कनेक्ट होने के लिए। दिस वन इज स्टील पिन। इसके आगे पीछे इंसुलेटर रहता है, यहाँ पे ये वायर ग्रुप्स हैं, यहाँ लगेगा कंडक्टर। जैसे कि इसमें दिखाया गया है ऊपर, दिख रहा है आपको? जी सर। बेस जी इज सर। स्टील पिन, आप पोर्सलिन से बना सकते हैं, कॉमनली मेड बाय पोर्सलिन। सर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जी। कंडक्टर ऊपर में ऊपर से जा रहा है तो सर ये रेन शील्ड का सर क्या काम है तब तो सर यहाँ पे? जी क्या? मतलब कंडक्टर को ऊपर से ले जा रहा है ना सर, मतलब तो रेन शील्ड जो क्या क्या काम है सर इसमें? रेन शील्ड इसमें कोई काम नहीं है, आप वो बेस बचाने के लिए है बस। ज्यादातर रेन शील्ड उसमें काम आता है फिर आपके पिन को बचाने के लिए है इसमें। वो रेन शील्ड आपको डिस्क टाइप जब बनेंगे, ये बहुत छोटे इंसुलेटर हैं, ये ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज भी नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इट इज यूज्ड अप टू 11 kV, ये क्वेश्चन आता है। 11 किलो वोल्ट तक यूज होता है। ठीक, ऑल्सो सर क्योंकि 11 kV से ऊपर जाते नहीं हैं जी, इसलिए यूज्ड इन आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा बेटा, दोबारा पूछिए। सर क्लियर है आवाज? हाँ अभी क्लियर है। ओके सर, ये मैंने ये गूगल में देखा था कि ये पिन टाइप का जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी 33 केवी था तो 33 भी मिलेगा, 66 भी मिलेगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ डेटा मैं आपका। 11 तब तो kV सर पिन टाइप 11 kV और शैकल टाइप 66 kV, याद रख लीजिए इसको, ये बहुत सारे बुक में अलग अलग है। ठीक है सर। ठीक, कहने दीजिए 33 अप टू 11 kV। मत खोलो वो। नाउ एक और पॉइंट है लास्ट इसमें कि कैन बी यूज्ड ओनली ऑन स्ट्रेट लाइंस। ठीक, जहां पे लाइन में टर्न होगा ना, जैसे आपके पास ये पोल है, ठीक, यहाँ पे इंसुलेटर रखा आपने, जब लाइन स्ट्रेट जाएगी तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जहां लाइन में टर्न होगा वहां पे इसको यूज नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन टर्न्स। टर्न्स पे इनका यूज नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, कुछ काम है मुझे अभी, और 2:30 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ पीडीएफ भेज में भेज दीजिएगा, भेज थोड़ा रहा सा हूँ छूट PDF। गया।